नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लखनऊ की। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की ये बैठक होनी है, जिसमें कुल मिलाकर 3 बड़ी बैठकें आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। शाम को 7 बजे यूपी मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 8 बजे कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री एक बैठक करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों को बुलाया गया है। इसके बाद त्योहारों को में कानून व्यवस्था और स्वच्छता को लेकर भी एक चर्चा होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें कई बड़े अधिकारी जुटेंगे। सभी मंडल आयुक्त, डीएम, आईजी, डीआईजी और एसपी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। शाम को 7 बजे से बैठक शुरू होगी, जिसमें पहले कैबिनेट की बैठक है 7 बजे। उसके बाद 8 बजे कोरोना को लेकर एक अहम बैठक होने वाली है। उसके बाद त्योहारों के मौसम में कैसे स्वच्छता बरती जाए, शांतिपूर्वक त्योहार संपन्न हो, इसको लेकर भी आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर 3 बैठकें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं और इन तीनों ही बैठकों में अलग अलग इश्यूज को लेकर चर्चा होगी। तमाम जो मंडल के आयुक्त हैं इस बैठकों में मौजूद होंगे। जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जोड़ना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज एक के बाद एक 3 बैठकें होनी है। शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। उसके बाद 8 बजे कोरोना की रोकथाम को लेकर, कैसे कोरोना के प्रसार को रोका जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे वैक्सीनेशन को तेज किया जाए, कैसे संक्रमित लोगों को ट्रेस किया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य महकमे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। और अगर एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या बढ़ती है तो कैसे उसको कंट्रोल किया जाए और कैसे हर जिले में कोविड हॉस्पिटल सेट किया जाए, उनकी व्यवस्थाओं को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। उसके बाद त्योहारों को लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, क्योंकि त्योहार का मौसम है। उस दौरान स्वच्छता बनी रहे, शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार संपन्न हो जाएं, इसको लेकर मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। क्या कुछ चैलेंजेस हैं वो तमाम जिलाधिकारियों और एसएसपी, एसपी के माध्यम से मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में आज एक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बड़ी बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। शाम को 7 बजे उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक है और उसके बाद कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री बैठक करें और उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और इस वक्त ग्रेटर नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। कुख्यात सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा हुई है। ग्रेटर नोएडा से यह बड़ी खबर है। सुंदर भाटी जो ग्रेटर नोएडा और उसके आसपास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के कई क्षेत्रों का जो कुख्यात है, उसे उम्र कैद की सजा हुई है। और सिर्फ सुंदर भाटी नहीं, सुंदर भाटी समेत 12 बदमाशों को उम्र कैद की सजा हुई है। दादूपुर के प्रधान के मर्डर केस में ये बड़ा फैसला आया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गैंगस्टर है सुंदर भाटी, जिसे प्रधान के मर्डर केस के मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। हालांकि इस मामले में एक आरोपी मनोज को बरी कर दिया गया है। कुल मिलाकर सुंदर भाटी समेत 12 लोगों को इस मामले में उम्र कैद की सजा हुई है। सुंदर भाटी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा के कई इलाकों में कुख्यात रहे। ललित पंडित इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। ललित, पूरा प्रकरण बताइए, कौन सा ये मामला था और उसमें क्या सजा हुई है? जी बिल्कुल, सन 2015 में ग्रेटर नोएडा के गेटनोडा कोतवाली क्षेत्र के अंदर मैं आना चाहूंगा, हरिंदर पटेल नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, जो कि एक शादी समारोह से वापस लौटे थे। शादी समारोह से वापस लौटते समय ही उसकी
गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें सुंदर भाटी गैंग के कुछ बदमाशों के द्वारा इस घटना को अंजाम देना सामने आया था। वहीं ये लगातार 2015 कोर्ट में विचाराधीन था और आज यहाँ पर जनपद गौतमपुर न्यायालय के द्वारा इस मामले में 12 लोगों को कुल उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसमें एक सुंदर भाटी भी शामिल है। और सुंदर भाटी के अलावा 12 लोग और कौन है? जी, अभी इसका जो जनपद न्यायालय की तरफ से जो आदेश यहाँ पर जारी नहीं किया गया, आदेश जारी होते ही इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जी, ललित, ये एक पर्टिकुलर मामला है और सुंदर भाटी क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी कुख्यात है, हरियाणा में भी कई मामले इस पर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका सुंदर भाटी के लिए है क्योंकि अब जो लगातार उसके खिलाफ फैसले आने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर जनपद पुलिस की मानी जाएगी, क्योंकि जनपद पुलिस के द्वारा भी इस मामले में गहन पैरवी की गई है, जिसके चलते अभी जो इसमें कुछ लोगों के नाम और सामने हुए हैं जिनको आज सजा सुनाई गई है। इसमें सुंदर भाटी का जो पार्टनर है शिवराज भाटी, प्रिंसिपल योगेश, अंकित, बिल्लू, कालू, विकास, और इनको मिलाकर कुल 13 बदमाशों की यहाँ पर पेशी हुई थी, जिनमें से 12 बदमाशों की उम्र कैद हुई और मनोज नामक जो बदमाश है उसको इस मामले से बरी कर दिया गया है। तो ललित, हालांकि जो आरोपी है जिनको दोषी ठहराया गया उनके पास अभी गुंजाइश है कि इस मामले को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से साफ तौर पर जो भारतीय कानून के अनुसार अभी डिस्ट्रिक्ट जनपद न्यायालय की तरफ से इस मामले में जो आदेश सुना गया है उसको लेकर के हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट से भी अगर जो फैसला वहां से जारी होगा उससे भी संतुष्ट नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। वही बड़ी जिस तरह से जनपद पुलिस के द्वारा इसमें गहन पैरवी की जा रही है, उसके चलते जनपद न्यायालय के द्वारा इसमें जो हरिंदर भाटी जो हरिंदर नागर हत्याकांड में उस मामले में यहाँ पर सुंदर भाटी पक्ष को जो पूरा बदमाशों का जो गैंग है उस पूरे गैंग को यहाँ पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जी ललित, अगर इस फैसले के नजरिए से हम देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध से जोड़कर देखें तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इस इलाके का सबसे कुख्यात बदमाश है, उसको अगर किसी मामले में सजा होती है तो इसके जो लोग बाहर घूम रहे हैं उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, लॉ एंड ऑर्डर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से सुंदर भाटी के ऊपर सुंदर भाटी को उम्र कैद की सजा सुनाया जाना अपने आप में एक बड़ा फैसला है। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ पर इसके गैंग का वर्चस्व है, वहां पर जो इसके गैंग के जो अन्य सदस्य हैं उनके अंदर भी खौफ का माहौल पैदा हुआ, क्योंकि पुलिस प्रशासन और न्यायालय के द्वारा जो कार्रवाई जो गैंग के खिलाफ की जा रही है उसको लेकर के सभी के अंदर एक खौफ होगा। इसके चलते आगे जो घटनाएं जो इसके गैंग के व्यक्तियों के द्वारा की जाती है उनमें काफी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब उनके सरगना जो कि अब तक जेल में निरुद्ध था लेकिन उसको अभी तक सजा उम्र कैद की सजा किसी मामले में नहीं सुनाई गई थी। उससे पहले भी सुंदर भाटी को कम से कम जो लगभग जो पहले जब इसको गिरफ्तार किया गया था उस समय का जो डेथ नोट जारी किया गया था उस समय पर लगभग 45 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज थे। उन 45 मुकदमों में इसको कभी भी सजा नहीं सुनाई, क्योंकि इसके द्वारा हमेशा जो गवाह होते हैं गवाहों को बदल लाया गया, गवाहों को इसके द्वारा धमकाया गया, गवाही बदलवाई गई। तो कहीं ना कहीं एक इसका बड़ा वर्चस्व जो कुख्यात गैंग का जो बड़ा वर्चस्व जनपद के अंदर था उसको देखते हुए सिर्फ एक ही मामले में इसको उम्र कैद की सजा सुना जाता है, ये भी एक बड़ा निर्णय है। साथ में जो इसके गैंग के मेंबर्स हैं उनको भी साफ तौर पर चलिए ललित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी पुलिस हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सुंदर भाटी को जो सजा हुई है इसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर आने वाले दिनों में किस तरीके से देखते हैं सर? इस सजा का मैं स्वागत करता हूं और न्यायालय को पुनः सलाम करने का ये मौका है और मैं उम्मीद करता हूं आजीवन कारावास, मतलब आजीवन कारावास, पैरोल नहीं, छुट्टी नहीं, अवकाश नहीं और जेल से भागने के अवसर नहीं। ध्यान से सुने, वैसे तो होना चाहिए था सजाए मौत, इनकी जो पाप है वो सजाए मौत के योग्य थे, लेकिन चलिए आजीवन कारावास मिला। ये भी मैं समझता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसमें कड़ा संदेश जाएगा, क्योंकि ये साधन संपन्न बाहुबली माने जाते थे। इनके पास धनबल, बाहुबल और पुलिस के समर्थन की कोई कमी नहीं थी, फिर भी संतोष का विषय है कि इनको सजा मिली। सर आपके एक्सपीरियंस से मैं समझना चाहता हूं कि इसको सजा होना इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि ये इसका गैंग अभी भी सक्रिय है और इसको बड़ी सारी जो युवा है, यूथ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक आइकन के तौर पर भी मानते हैं और अपराध की दुनिया में चले जाते हैं। इस सजा से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सर? ये सजा से बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और ये इम्पैक्ट ऐसा होगा
कि जिससे आप अगर यूट्यूब पे जाएं तो आप देखेंगे यूट्यूब पीटी इसके तमाम क्लिप्स वगैरह हैं, और आपने सही कहा कि इसकी हीरो वर्शिप की जाती है। और अगर इसकी सजा हो गई, इससे एक संदेश ये जाता है कि शासन प्रशासन अगर कमर कसते तो बाहुबली कितना ही पहुंच वाला क्यों न हो, अंततोगत्वा कानून अपनी कार्रवाई पूरी कर लेता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। विक्रम सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजी पुलिस, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे उत्तर प्रदेश, विशेष तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़े अच्छे संकेत है। चलिए बढ़ते आगे। एटा से अगली खबर है, जहां पर फर्जी मुठभेड़ के मामले में एडीजी आगरा जोन का एक्शन नजर आया है। इंस्पेक्टर इंद्रेश और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। इंस्पेक्टर इंद्रेश और 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। एडीजी ने दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया है, और अगर दोषी पाए जाते हैं इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी इसमें आदेश है। 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का आदेश एडीजी ने दिया है। एसपी क्राइम राहुल कुमार की जांच में ये लोग दोषी पाए गए थे। इंस्पेक्टर इंद्रेश कुमार ने दिव्यांग ढाबे वाले को फर्जी मुठभेड़ के बाद जेल भेज दिया था, और इसके पीछे जो पूरा प्रकरण था कि खाने का पैसा ढाबे वाले ने मांगा था और पैसा नहीं देने, इन्होंने दिया भी नहीं, और पैसा मांगने का को लेकर इन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने पीड़ित को झूठे केस में फंसा दिया था। इस मामले में एसपी स्तर, आईपीएस स्तर के अधिकारी ने को जांच सौंपी गई। आईपीएस स्तर के अधिकारी ने जब जांच की तब जाकर पूरी सच्चाई सामने आई। 10 लोगों को होटल से थाने ले जाकर फर्जी केस में फंसा दिया गया था। ये इंस्पेक्टर इंद्रेश है, उसके ऊपर जांच में वो दोषी पाया गया है। उसके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी। एटा कोतवाली देहात थाना में ये तीनों पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होगी और आगे कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इसके आदेश एडीजी ने दिया है। एटा में आवेदक श्री प्रवीण कुमार निवासी जनपद एटा के द्वारा दिए गए एक शिकायती प्रार्थना पत्र का मामला मेरे संज्ञान में आया है। इसमें थाना कोतवाली देहात जनपद एटा में वहां के तत्कालीन इंस्पेक्टर और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। यह घटना 4 फरवरी 2021 की है। इसी गंभीरता को देखते हुए इसकी तत्काल जांच एसपी क्राइम एटा द्वारा कराई गई है। इस जांच में प्रथम दृष्टया ये आरोप सामने प्रूव हो रहे हैं। मेरे द्वारा तत्काल संबंधित कर्मियों को, पुलिसकर्मियों को निलंबित करने के लिए आदेश दे दिया गया है। देखिए, एटा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में एक ढाबे पर थाने में कार्यरत 2 हेड कांस्टेबल पिछले महीने की 4 तारीख को खाना खाने गए थे। वहाँ पर भोजन के उपरांत दी जाने वाली राशि जो कि उन्हें पेमेंट करना था, उसकी लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद थाने के दोनों हेड कांस्टेबल थाने के इंस्पेक्टर के साथ वहाँ दोबारा पहुँचे और वहाँ से 11 लोगों को अपने साथ थाने पे ले आए थे। उसके पश्चात उसी दिन विभिन्न धाराओं में 11 एफआईआर पंजीकृत। देहरादून से अगली बड़ी खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई है। हरीश रावत को दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त आ रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत कोरोना संक्रमित हो गए थे और संक्रमित होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल जो जानकारी है, जो अपडेट है, उन्हें उत्तराखंड से दिल्ली एम्स रेफर किया गया है। संभवतः उनको आज ही उत्तराखंड से दिल्ली एम्स शिफ्ट किया जाएगा। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। फहीम, क्या कुछ अपडेट है हरीश रावत की तबीयत को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री हरीश रावत आप जानते हैं कि कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन वो अन्य कुछ कॉम्प्लिकेशंस से पहले से पीड़ित है, जैसे क्योंकि काफी एजेड है, सीनियर सिटीजन है और उनका बीपी और दूसरी भी कुछ समस्याएं उनको रहती हैं। तो लिहाजा उनकी स्थिति को देखते हुए उनको हायर सेंटर रेफर किया गया है और अभी दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से वो अब एम्स जाने की तैयारी में है। एम्स दिल्ली
में उनका इलाज किए होंगे। अभी क्योंकि इनके परिवार पत्नी सहित 4 पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन अभी जो रेफर किया गया है वो सिर्फ हरीश रावत को रेफर किया गया है और वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब नहीं बताई जा रही है, लेकिन उनको एहतियातन की और भी कॉम्प्लिकेशंस उनको रहती हैं, लिहाजा वो डॉक्टर्स ने ये तय किया है कि उनको हायर सेंटर रेफर भेजा जाए। तो आज ही उनको शिफ्ट किया जाएगा? बिल्कुल, उनको दिल्ली ले जाने की तैयारी हो रही है और बहुत हद तक संभावना है कि वो हेलीकॉप्टर से दिल्ली उनको भेजा जाएगा। लेकिन अभी चूंकि वो डॉक्टर्स के देखरेख में है, तो लिहाजा वो सारे उनके पेपर्स वगैरह तैयार किए जा रहे हैं और कुछ देर के बाद संभवतः दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके परिवार की ओर से किसी का कोई पक्ष आया है इस उनके तबीयत को लेकर? जी देखिए, परिवार के जो सदस्य हैं वो आइसोलेशन में हैं, उनकी पत्नी आइसोलेशन में है, पुत्र और एक अन्य सदस्य पर उनके एक स्टाफ के सदस्य हैं। तो इस तरीके से वो आइसोलेशन में है और जो अभी बताया गया है, ये डॉक्टर स्टाफ की तरफ से बताया गया है कि उनको रेफर किया जा रहा है और हालत उनकी ज्यादा चिंताजनक नहीं है, लेकिन एहतियातन उनको हायर सेंटर रेफर किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फहीम आपका इस जानकारी के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि वो कोरोना से तो संक्रमित थे, इसके बाद भी वो कई सारे कॉम्प्लिकेशंस उनको थे, पहले से भी कुछ उनको तबीयत बीमारी थी उनको, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन है और एहतियातन उनको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते अगली खबर गौतम बुद्ध नगर से है। सीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित होंगे हेड कांस्टेबल जीत सिंह। 105 बेटियों को परिवार से मिलवाने वाले हेड कांस्टेबल को सम्मानित किया जाएगा। नोएडा के सीपी आलोक सिंह ने बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए इन्हें नामित किया है। साइबर सेल में तैनात हैं हेड कांस्टेबल जीत सिंह, जिनको गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं आलोक सिंह, उन्होंने उनको नामित किया। जीत सिंह की मदद से 105 युवतियों की तलाश हुई थी। तो सीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित होंगे हेड कांस्टेबल जीत सिंह। इन्होंने 105 बेटियों को उनके परिवार से मिलवाने में सफलता हासिल की थी और उनके इस कार्य को देखते हुए इन्हें नामित किया गया था सीपी की ओर से। सीपी ने इनको रिकमेंड किया था इनके नाम को। तो बड़ी खबर है गौतम बुद्ध नगर से। कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह ने बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए जीत सिंह को नामित किया है। जीत सिंह साइबर सेल में हेड कांस्टेबल के तौर पर तैनात हैं और उनकी मदद से 105 लापता युवतियों की तलाशी हो पाई थी, जिसके बाद सीपी ने उनके नाम को रिकमेंड किया। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पर सीसीटीवी में लूट करने वाले कैद हो गए। अमरोहा से बड़ी खबर है, सीसीटीवी में लूटपाट करने वाले बदमाश कैद हो गए हैं। लूट की घटना को अंजाम देकर जो बदमाश भाग रहे थे तो उनकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। दिन दहाड़े बाइक सवार 2 बदमाशों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया था। बंदूक के बल पर अलग अलग क्षेत्रों में लूटपाट को इन बदमाशों ने अंजाम दिया था। महिलाओं को बंधक बनाकर कीमती सामान लेकर बदमाश फरार हो गए थे। दिन दहाड़े 2 थाना क्षेत्रों में हुई इस लूटपाट से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना गजरौला से हसनपुर के ग्रीन सिटी कॉलोनी का ये मामला है। हालांकि इन बदमाशों की जो हरकतें हैं वो अब सीसीटीवी में कैद हो गई हैं और अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्रभजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। प्रभजीत, अगर सीसीटीवी में उनके चेहरे दिख रहे हैं तो पुलिस के लिए उनको चिन्हित करना अब आसान हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, यह पूरा मामला जो है कल का है, जहां देर सुबह पे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जहां पर बाइक सवार बदमाश जो है आए थे और जो दिन दाड़े बाइक सवार 2 बदमाश घर में घुसे और गन पॉइंट पे जो है
जो महिलाएं थी घर पर उनको बंधक बनाया। बंधक बनाने के बाद जो है घर में जो है लूटपाट की। लूटपाट के बाद जो है कम्युनिटी के बल पर जो है महिलाओं को बंधक बनाकर कीमती सामान लेकर जो बदमाश फरार हो गए। दिन दहाड़े जो है 2 थानों में कल जो है लूट हुई है, उससे जो है पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो इसे भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। जी, तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी को लेकर क्या कह रही है? देखिए बिल्कुल, अगर पुलिस की बात तो पुलिस फिलहाल जो है जांच में जुटी हुई है। जो कैंप है उनको खंगाल रही है, लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, देख रही है। तो पुलिस का कहना है पुलिस के द्वारा जो है इन्हें जल्दी जो है पकड़ लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।